नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने पूर्व के वीडियो में जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम पढ़ चुके हैं एंजाइम्स, पैसेंजर और फॉरेन डीएनए, और थर्ड नंबर पे क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में हम प्लाज्मिड तक पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में बाकी बचे हुए क्लोनिंग वेक्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो चौथे नंबर पर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आता है, होस्ट सेल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पर क्लोनिंग वेक्टर आता है जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज। वे वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। और इसके उदाहरण हैं जैसे लैम्ब्डा बैक्टीरियोफेज या लैम्ब्डा भोजी, M13 बैक्टीरियोफेज या M13 भोजी। प्लाज्मिड की तुलना में जीवाणुभोजी बेहतर वाहक होते हैं। क्यों होते हैं, ये पूछा जाता है कि प्लाज्मिड की तुलना में जीवाणुभोजी एक अच्छे वाहक हैं, क्यों? तो उसका उत्तर है क्योंकि जो जीवाणुभोजी होते हैं उनमें 24 केबी तक के डीएनए खंडों की क्लोनिंग हो सकती है, जबकि प्लाज्मिड वाहक जो होते हैं 15 केबी से छोटे खंडों की क्लोनिंग कर सकते हैं। तो ये चीज हमको याद रखनी है कि प्लाज्मिड वेक्टर जो है वो तो केवल 15 केबी तक के खंडों की क्लोनिंग कर सकते हैं, जबकि जो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये 24 केबी तक के खंडों की क्लोनिंग है वो कर सकते हैं। और दूसरा इसका कारण है, प्रत्येक जीवाणुभोजी से एक प्लाक या कॉलोनियां उत्पन्न होती हैं, जिससे परीक्षण अपेक्षाकृत आसान होता है। बैक्टीरियोफेज जो है इसका जो परीक्षण है वो आसानी से किया जा सकता है, इसलिए इसको एक बेहतर वाहक है वो माना गया है। जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज के हमने दो एग्जाम्पल देखे थे, एक लैम्ब्डा फेज और दूसरा M13 फेज। चलिए इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। लैम्ब्डा फेज है, यह इकोलाई जीवाणु में पाया जाता है, यानी इकोलाई जीवाणु को संक्रमित करता है। और लैम्ब्डा फेज जो होता है इकोलाई जीवाणु के डीएनए से संयुक्त हो जीवाणु के डीएनए के साथ पुनरावृत होता है। मतलब पहले ये लैम्ब्डा फेज जो है जीवाणु जो है उसी के डीएनए के साथ संयुक्त हो जाता है और फिर जीवाणु डीएनए है उसके साथ पुनरावृत होता है या उसकी प्रति तैयार करता है। लैम्ब्डा फेज डीएनए रेखीय, द्विरज्जुक या डबल स्टैंडर्ड तथा 48.5 केबी का होता है। इसकी जो लंबाई होती है 48.5 केबी की होती है। इसमें उपस्थित अनावश्यक भाग को हटा करके वांछित डीएनए का प्रवेश करवाया जाता है। तो ये 48 केबी का होता है, इसमें से ज्यादा भाग को हटा करके ज्यादा बड़े भाग की क्लोनिंग हम करवा सकते हैं। M13 फेज, यह भी इकोलाई का ही होता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होता है। जो लैम्ब्डा फेज होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होता है। एक अंतर तो इसमें ये है। दूसरा, इसका जो साइज होता है वो 10 केबी तक का होता है। उस लैम्ब्डा फेज का 48.5 केबी का होता है और इसका 10 केबी तक का हो सकता है। तो इसमें ज्यादा बड़े खंडों की क्लोनिंग नहीं कर सकते। अगला है इसमें इसमें कई प्रतिबंध स्थल होते हैं जो वांछित डीएनए के निवेशन में सहायता करते हैं। अब ये जो दोनों जीवाणुभोजी हैं या बैक्टीरियोफेज हैं, इनमें से क्या है, लैम्ब्डा फेज का महत्व वाहक के रूप में M13 से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, उसका यहाँ पे कारण दिया हुआ है। इसका डीएनए रेखीय व द्विकुंडलित होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है लैम्ब्डा फेज का। दूसरा है, लैम्ब्डा फेज में अनावश्यक डीएनए भाग को हटाया जा सकता है, जिससे वाहक का आकार छोटा हो जाता है और बड़े आकार के डीएनए खंडों को इसमें हम जोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ इस जो लैम्ब्डा फेज है इसके द्वारा बड़े डीएनए खंडों की क्लोनिंग हम कर सकते हैं। तीसरा क्लोनिंग वेक्टर आता है कॉस्मिड।
कॉस्मिड यह प्लाज्मिड व लैम्ब्डा भुजी का संकर है। प्लाज्मिड और लैम्ब्डा भुजी से मिलकर के बना हुआ होता है। इसका निर्माण सर्वप्रथम 1978 में बारबरा हॉर्न और जॉन कॉलिंस ने इसका निर्माण किया था। ऐसे प्लाज्मिड जिनमें लैम्ब्डा जीवाणु भुजी के कॉस स्थल वाले डीएनए अनुक्रमों को निवेशित किया जाता है, कॉस्मिड कहलाते हैं। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है मूल जो डीएनए होता है वो प्लाज्मिड का ही होता है। लैम्ब्डा भुजी जो है उसका केवल कॉस साइट वाला जो डीएनए है उसको इसके अंदर प्रवेश करवाया जाता है। और प्लाज्मिड और कॉस्मिड का जो कॉस स्थल है दोनों से मिलकर के जो वाहक बना है उसी को हम क्या कह रहे हैं, कॉस्मिड कह रहे हैं। अतः कॉस्मिड में प्लाज्मिड व लैम्ब्डा जीवाणु भोजी दोनों के गुण होते हैं। कॉस्मिड वाहकों में 32 से 47 केबी का वांछित डीएनए निवेशित कर सकते हैं। मतलब इतने बड़े डीएनए खंड की क्लोनिंग इसके द्वारा हम करवा सकते हैं। प्लाज्मिड जो होता है वो 15 केबी तक के खंडों की क्लोनिंग करता है। उसके बाद में बैक्टीरियोफेज हमने देखा था कि बैक्टीरियोफेज है वो 24 केबी तक के खंडों की क्लोनिंग कर सकता है। और कॉस्मिड जो है उससे बड़े खंडों की क्लोनिंग कर सकता है 32 से 47 केबी तक की। इसके एग्जाम्पल हैं कॉस्मिड PLFR5, कॉस्मिड PJB8, कॉस्मिड PHC79। ये कॉस्मिड के एग्जाम्पल है। सामान्य ये कॉस्मिड PLFR5 जो है ये आता रहता है, तो इसको हमको याद रखना है। कॉस्मिड PLFR5 में 2 कॉस स्थल होते हैं, 6 प्रतिबंध एंजाइम स्थल और पुनरावृत्ति उत्पत्ति स्थल ORI जो है वो इसके अंदर उपस्थित होती है। और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन इसके अंदर उपस्थित होती है। चौथा क्लोनिंग वेक्टर आता है फाज्मिड या फैज्मिड जिसको हम कहते हैं। इसका निर्माण कृत्रिम रूप से लैम्ब्डा फेज के जीनोम में प्लाज्मिड के निवेशन से होता है। देखिए इसको समझिए आप, जो हमने पहले कॉस्मिड पढ़ा था, कॉस्मिड में प्लाज्मिड में लैम्ब्डा भुजी का डीएनए या कॉस स्थल है वो केवल वो डाला जाता है। और जो फाज्मिड जो होता है इसमें मेन डीएनए लैम्ब्डा फेज का होता है और उसका कुछ पार्ट जो है प्लाज्मिड का इसके अंदर डाला जाता है। जीन अभियांत्रिकी में मुख्य रूप से काम में लिया जाने वाला फाज्मिड जो है वो P ब्लू स्क्रिप्ट सेकेंड KS है। ये एक फाज्मिड का उदाहरण है जो हमको याद रखना है। 5वें नंबर पर जो क्लोनिंग वेक्टर आते हैं वो है सटल वाहक या सटल वेक्टर। ये ऐसे वाहक हैं जिन्हें एक परपोषी या प्रोकैरियोटिक सेल मतलब एक परपोषी में प्रवर्धन के बाद बिना किसी हेरफेर के किसी दूसरे परपोषी में प्रवर्धित किया जा सकता है। मतलब पहले अगर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रवर्धित हो रहे हैं तो इनमें कोई हेरफेर नहीं किया जाएगा, इनको यूकैरियोटिक में भी आसानी से प्रवर्धित किया जा सकता है। इनमें प्रत्येक परपोषी चाहे वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है उसके लिए पृथक से ORI प्रतिकृति उद्गम स्थल है वो मौजूद होता है। इनकी प्रतिकृति के लिए आवश्यक जीन उपस्थित होते हैं जो परपोषी में उपलब्ध नहीं होते हैं। सटल वाहकों को पुनर्योगज डीएनए तकनीक से बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं ये। और यूकैरियोटिक वाहक जो हैं अधिकांशतः सटल वाहक ही होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है YEP यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। ये एक सटल वाहक का उदाहरण है। महत्वपूर्ण तथ्य, ये कुछ जो क्लोनिंग वेक्टर है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। पहला है पादपों में जीन स्थानांतरण के लिए कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस CAMV और ये इसका जेनेटिक मटेरियल लिखा हुआ है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये पूछा जाता है कि कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस जो है उसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ब्रोम मोजेक वायरस BMV, जेमिनी वायरस, टोबैको मोजेक वायरस यानी टीएमवी का ये जेनेटिक मटेरियल पूछा जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इसके अंदर का प्रयोग किया जाता है। पौधों में जीन स्थानांतरण के लिए ये जो वायरसेज हैं इनका उपयोग है किया जाता है। यहाँ पर टोबैको मोजेक वायरस और ये कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है, ये विशेष रूप से आपको याद रखने, इनका जेनेटिक मटेरियल भी आपको याद रखना है। ये पूछा जाते हैं। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और टोबैको मोजेक वायरस या टीएमवी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है।
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु में उपस्थित टीआई प्लाज्मिड का प्रयोग द्विबीजपत्री पौधों में जीन स्थानांतरण के लिए किया जाता है। ये सामान्यतः ये प्रश्न पूछा जाता है कि टीआई प्लाज्मिड है वो किसमें पाया जाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु है उसका ये प्लाज्मिड होता है। थर्ड पॉइंट आता है, जंतुओं में जीन स्थानांतरण के लिए वैक्सीनिया वायरस जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, बैकुलो वायरस जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, रिट्रो वायरस जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये पूछते हैं रिट्रो वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और सिमी एन वायरस 40 SV40 ये इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो जंतुओं में जीन स्थानांतरण के लिए ये वायरस है, इनका उपयोग हम करते हैं। चौथे नंबर पे आता है, कृत्रिम क्रोमोसोम को भी वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम क्रोमोसोम में जो उदाहरण है जैसे YAC, BAC, MAC, इनकी पूरी फॉर्म ही YAC है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो YAC का पूरी जो फॉर्म है वो है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC की पूरी फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और MAC जो है मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। बड़े जो डीएनए खंड हैं उनकी क्लोनिंग करने के लिए इनका प्रयोग हम करते हैं। और पांचवा पॉइंट है, हिंड सेकंड सबसे पहले खोजा गया प्रतिबंध या सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के चौथे नंबर पे जो टूल्स आता है वो है परपोसी कोशिका। हमने एंजाइम पढ़ लिए, पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए हो गया, और क्लोनिंग वेक्टर हमारे हो गए। उसके बाद में बात आती है परपोसी कोशिका या होस्ट सेल। डीएनए क्लोनिंग के लिए परपोसी के रूप में इकोलाई जीवाणु है सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है, और इकोलाई जीवाणु के 12 जो स्ट्रेन है उसका प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो होस्ट सेल के रूप में इकोलाई जीवाणु है, इसका प्रयोग हम करते हैं। इकोलाई को जो परपोसी कोशिका या होस्ट सेल के रूप में प्रयोग करते हैं उसके क्या कारण हैं? इकोलाई को निम्न गुणों के कारण क्लोनिंग के लिए उपयुक्त परपोसी माना गया है। क्या कारण है? यह आसानी से रूपांतरित हो जाता है, यह पुनर्योगज डीएनए की पुनरावृत्ति या रेप्लिकेशन में सहायता करता है, इसके डीएनए की संरचना व अन्य जैव रासायनिक क्रियाएं पूर्णतः ज्ञात हैं। और चौथा कारण है, इसमें कार्यशील सीमाकारी एंजाइमों का अभाव होता है। तो इन चार कारणों से इकोलाई जो है उसको उपयुक्त परपोसी माना गया है। हमारा जो दूसरा टॉपिक चल रहा था टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो उसके ये हमने टूल्स, चार टूल्स हैं वो अब तक देख लिए हैं। अब हम आगे के जो वीडियो है उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके चरण के बारे में चर्चा करेंगे।